Yeah, good evening Ayush and good evening everyone. So, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था गाइस? लास्ट क्लास में हमने रेवेन्यू, रेवेन्यू, रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ये कंप्लीट कर लिए थे एंड आफ्टर दैट हमने बैलेंस बजट, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट इन तीनों की डेफिनेशन भी कर ली थी। यही तक किया था ना लास्ट क्लास में हमने? ओके, ठीक है। क्वेश्चन इज सिंपल सा क्वेश्चन, एक्सप्लेन redistribution of income. 3 मार्क्स। 3 मार्क्स जल्दी से मेरे को व्हाट्सएप भेजो। आपका टाइम शुरू होता है 4:35 एंड आपका जो है एंड टाइम है 4:38। ओह सॉरी, 4:43। 8 मिनट्स हैं आपके पास। 8 मिनट्स में मेरे को व्हाट्सएप आ जाना चाहिए आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, 3 मार्क्स। फर्स्ट, जल्दी फास्ट गाइस। फास्ट गाइस जल्दी। जल्दी फास्ट गाइस, जल्दी लिख के दिखाओ आप लोग।
गाइस 3 more minutes, इतनी देर में हो जाना चाहिए था आपका ये क्वेश्चन। किसी का भी नहीं हुआ बच्चों अभी तक? 2 minutes लेफ्ट। ईशा, आपका पेज बार बार लॉगिन लॉग आउट क्यों हो रहे हैं? गाइस टाइम अप, अब तो भेजो। ओके, सोनाक्षी। ओके, मेरे पास अभी 4 बच्चों का आया है सिर्फ, और टाइम आप लोगों का ख़त्म हो गया है। अज्यूमिंग कि बाकी लोगों ने अभी तक लिखा नहीं है।
ओके, ठीक है गाइस, आगे स्टार्ट करते हैं। बाकी 5 लोगों के मेरे पास आ गए हैं, मैंने उनका रिव्यू बता दिया है। बाकी लोग प्लीज़ अपनी स्पीड थोड़ी फास्ट करना, इतने स्लो से काम नहीं चलेगा। ओके, तो गाइस हमने स्टार्ट किया था आपका डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट का मतलब हमने बोला था कि आपका कोई भी बजट when the expenditures are greater than revenue, जब आपके एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज़्यादा होते हैं उस सिचुएशन को हम बोलते हैं डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट जो होता है वो किसी भी इकोनॉमी के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस इकोनॉमी को पैसे की शॉर्टेज है। पैसे की शॉर्टेज इकोनॉमी क्या किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए भी हो तो वो भी कभी अच्छा नहीं होता। So that's why पैसे की शॉर्टेज इज नॉट गुड फॉर कंट्री। कंट्री के पास कमाई के सोर्सेज कम हैं और खर्चे के सोर्सेज ज़्यादा हैं। तो गाइस एक चीज़ बताओ कि अगर आप लोगों के में से कोई एक बंदा हो जो कहे कि खर्चे हमारे ज़्यादा हैं और इनकम हमारी कम है, तो क्या करेगा वो बंदा? ऑप्शन क्या है उसके पास? अगर कोई पर्सन बोलता है मेरे खर्चे ज़्यादा हैं, टीम, खर्चे कम करना इज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। ठीक है, वो अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं बंद कर सकता। वो अपने बच्चों की, जैसे आज के डेट में हमारा एक कोरोना है, हम स्कूल्स नहीं बंद कर सकते, हॉस्पिटल नहीं बंद कर सकते, डेली बेस की नीड्स नहीं बंद कर सकते, रहना नहीं बंद कर सकते। तो एक्सपेंडिचर कम करना इज अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। शॉर्ट टर्म के अंदर अगर मेरे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, रेवेन्यू कम है, तो क्या करेंगे? कंट्रोल ऑफ ऑन एक्सपेंडिचर भी एक सर्टेन लिमिट तक रहेगा, उससे नीचे मैं कंट्रोल ऑन एक्सपेंडिचर भी नहीं कर सकता। इनकम ढूंढना भी आपका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। इनकम ऐसा तो है नहीं 2 दिन के अंदर बन जाएगी। वर्किंग आवर्स इंक्रीज करेंगे तो उस वर्किंग आवर्स इंक्रीज करने से प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होगी, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। ऐसा तो नहीं है ना आज की पैसे की नीड पूरी हो जाएगी, 2 साल 4 साल 6 साल में माइट भी प्रोडक्टिविटी बढ़े, क्योंकि मुझे उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा। इमीडिएटली अभी मेरे पास अगर खर्चे ज़्यादा हैं और इमीडिएटली रेवेन्यू कम है मतलब मैं इसमें चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, वो चेंज करना इज अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। यस, पहली चीज एसेट्स बेचने पड़ेंगे तो पैसे की पूर्ति करने के लिए। सेकंड, या बोरिंग, तो या तो बोरिंग्स लेनी पड़ेंगी या एसेट बेचने पड़ेंगे इमीडिएट पैसे को सेटिस्फाई करने के लिए। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन लेफ्ट एक्सेप्ट टू डिक्रीज इन एसेट, या एसेट बेचना या इंक्रीजिंग बोरिंग्स लेना। These are the ultimate two things that we can do to immediate meet the need of funds. डेफिसिट बजट जो इकोनॉमी में है, डेफिसिट बजट इकोनॉमी के अंदर ये है कि मैं खर्चे नहीं रोक सकता। आज की डेट में भी अगर आप पढ़ाई के खर्चे बोलो, हेल्थ के खर्चे बोलो, नहीं रोक सकते, बट मेरा रेवेन्यू कम है। तो या तो मैं उधार लूंगा या मैं कहूंगा जी अपना जो पास सेविंग्स है बाकी चीजें हैं उनको बेच देते हैं। ठीक है, डेफिसिट बजट हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है कि हमारे पास डेफिसिट बजट में हमारी इकोनॉमी जो है वो आपका ग्रोथ के खर्चे हो गए या वेलफेयर प्रोग्राम्स हो गए, इनको हम नहीं रोक सकते, इनको हमको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, और ये भी शो करता है कि आप अननेसेसरी और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कर रहे हो। ठीक है, वो कहेंगे कि आप इन खर्चों को रोक भी सकते हो, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बताया कि जी खर्चे ज़्यादा हो रहे होंगे, रोक लो। बट क्या पता है खर्चे जो हैं वो डेवलपमेंट पे हो रहे हैं। ठीक है ना, तो वो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ भी बढ़ाता है। गॉट इट? ओके, उसके बाद ये जो डेफिसिट बजट है, ये डेफिसिट बजट इकोनॉमी के लिए इज नेवर अ गुड सिचुएशन, ये हमने पढ़ा। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? मेरे को प्लीज सब अच्छे आंसर देना। आज एक कहानी डिस्कस करते हैं, माइट भी मैंने आपको लास्ट ईयर भी सुनाई हो। एक गरीब बच्चा है, ठीक है, बहुत गरीब है, वो भी नहीं पढ़ा हुआ, 5 साल का बच्चा है। ठीक है, 5 साल का नहीं, सॉरी, चलो 25 साल का लेते हैं। 25 साल का आदमी है, पढ़ा नहीं हुआ। अब वो 25 साल का है, उसको कुछ नहीं आता, रिक्शा चलाता है, ना अपना घर है ना पैसा है, ना माँ बाप है ना एजुकेशन है। रिक्शा चलाना आता है या गाड़ी साफ करना आता है, ये काम कर सकता है। उस बंदे को शोर शॉट अमीर बनना है।
तो श्योर शॉट अमीर बनने का कोई तरीका है? श्योर शॉट मतलब 100%। कोई तरीका नहीं है। 100% अमीर अगर उसको बनना है, टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा बड़ा लग जाए, लंबा लग जाए, इट्स नॉट प्रॉब्लम। मैं ये नहीं कहा कि 1 साल में अमीर बनना है। मैं कह रहा हूँ जी उसको एक ऐसी फिलॉसफी आप बताओ जिससे वो 110% अमीर बन जाए। कोई तो स्ट्रैटेजी होगी अमीर बनने की। ये थोड़ी है कि गरीब होगा तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है अमीर बनने की। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ भी ना, कुछ तो मेथड होगा, वही तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। प्रेम एक बात बताओ कि एक बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, ना उसको कोई नॉलेज, ना एक्सपीरियंस। पहली बात तो वो सोचे आइडिया, उसके बाद रिच बाय गंदे का जाएगा और वो उस पर भरोसा करे। हाउ इज इट पॉसिबल? काम करे तो काम करके कितना कमा लेगा? काम करके वो 5,000 7,000 10,000 कमा लेगा, उससे अमीर थोड़ी बन जाएगा वो। अभी ना इलीगल मेथड तो बहुत सारे हैं, बट इलीगल मेथड से हम जेल भी जाते हैं, और जेल चला गया तो फिर तो वो बन गया अमीर। मैं तो कहूँ श्योर शॉट अमीर, 110% अमीर। इलीगल मेथड से बन सकते हैं, बट चांसेस है ना कि 50% बन जाए, 50% लाइफ खराब हो जाए। मैं तो बोल रहा हूँ 100% अमीर बनने का फिलॉसफी। उसको बोरो कौन कर देगा? उसको पैसा इन्वेस्ट के लिए देगा कौन? और इन्वेस्ट करेगा कहाँ पे? ना उसके अंदर नॉलेज है, ना कैपेबिलिटी है, ना एजुकेशन है। उसको पैसा बोरिंग भी देगा भी कौन? मैं एक रिक्शे वाले की, मोची की, इसकी बात कर रहा हूँ। इसको कौन पैसा 2 4 लाख 5 लाख उधार पे देगा? और ये कौन सा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके ये बोरिंग बुफे बन जाएगा? कोई और? A sure shot method to become rich। नहीं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है। मैं आपको 110% एग्जाम्पल के साथ दूंगा कि वो बंदा अमीर बनेगा। अगर वो स्ट्रैटेजी पे चले तो 110% अमीर बनेगा। कोई और नहीं है? बाकी जो बच्चे शांत बैठे हैं उनमें से कोई बच्चा हो जो थोड़ा सा कुछ ट्राई करना चाहता हो? 5 6 बच्चों ने दिया है, बाकी बच्चे तो शांति से बैठे हैं। उनको अमीर नहीं बनना? उनको स्ट्रैटेजी नहीं समझनी? ओके चलो, बाकी किसी को स्ट्रैटेजी नहीं समझनी तो एक चीज समझते हैं। ये जो हमारी फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी एक इंडिविजुअल पे भी अप्लाई होती है, और यही फिलॉसफी एक कंट्री पे भी अप्लाई होती है। ठीक है? सेम तरीके से फिलॉसफी अप्लाई हो जाएगी। इफ इंडिविजुअल वांट टू बिकम रिच, इफ अ कंट्री बिकम टू वांट टू बिकम रिच, तो इन दैट केस क्या फिलॉसफी अपनाएं? कंडीशन इज कि आज की डेट में द कंट्री इज पुअर, इंडिविजुअल इज पुअर, नो बैकग्राउंड, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है कि जो हमको पैसा इन्वेस्ट कर दे। ठीक है? नो अप्रोच, नो नॉलेज। ठीक है? कुछ भी नहीं है हमारे पास। उसी तरीके से एक इंडिविजुअल है, उसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है? अगर हम बोले 1947 के अंदर क्या इंडिया पुअर था? जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था 1947 के अंदर, क्या इंडिया पुअर था? क्या इंडिया को कोई बैक करके इंडिया को कोई बहुत पैसा देने वाला, जी जा कोई बात नहीं, डूब गया तो डूब गया टाइप लोग थे? कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी कि इंडिया का बहुत पैसा हो? नो। ठीक है? क्या हमारे लोग जो थे वो पढ़े लिखे थे, ऐसे क्वालिफाइड थे? नो। क्या हमारे यहाँ के लोगों को नॉलेज थी बहुत ज्यादा वाली कि भाई ये कर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा? क्या गवर्नमेंट एक्सपीरियंस थी बहुत ज्यादा? इंफ्रास्ट्रक्चर था? ठीक है? तो
क्या हम बोल सकते हैं कि वी एज अ इंडिया, वी एज अ कंट्री और एनी कंट्री जब वो स्टार्ट होती है तो इट विल बी लाइक दिस इंडिविजुअल, जो कि एक गरीब बंदा है जिसके पास आज की डेट में कुछ नहीं है, कोई उसको लेंड करने के लिए नहीं तैयार, कोई इस पे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं तैयार, कोई भरोसा करने के लिए नहीं तैयार कि भाई आप जो है कुछ कर सकते हो तो मैं आपको हेल्प करूं। दिस इंडिविजुअल और एक कंट्री की कहानी सेम हो गई ना। ठीक है, तो हम एक इस इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे जो अनपढ़ है, जो जिसके पास पैसा नहीं है, ठीक है, जो सिर्फ कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर तो था ही प्रेम, कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऐसे तो इस इंडिविजुअल के पास भी अगर आप बोलोगे तो शरीर तो है ही, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो नाक हैं, एक मुंह है, खाना तो ये भी खा सकता है, बोल तो ये भी सकता है। बट एक ये है कि ये क्वालिफाइड पर्सन है, एक ये है कि ये सिर्फ पर्सन है। भाई क्या कहते हैं, खाना तो ये भी खाता है, सांस तो ये भी लेता है, बेसिक काम तो ये भी करता है। बट एक क्वालिफाइड पर्सन और एक इंडिविजुअल पर्सन में जो फर्क होता है, इस इंडिविजुअल में भी तो वही फर्क है ना। तो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही लिमिटेड लेवल पे था, जिसकी वजह से हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को नॉर्मल लेवल पे से ज़्यादा अगर लेंगे तो ही बेनिफिट होगा। वो तो इस गरीब आदमी की तरह बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉडी लेके खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये गरीब बंदा जो है सिर्फ और सिर्फ आपका कहीं पे सफाई कर सकता है, कहीं पे झाड़ू लगा सकता है, इसके पास इससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है। नाउ अ कंप्लीट 100% स्ट्रैटेजी कि ये पर्सन जो है अमीर बनेगा। ठीक है, जो लोग हैं, लोग सबसे पहले तो सोचते हैं कि 100% स्ट्रैटेजी ना हमको 2-4 साल में मिल जाए। नहीं, इफ यू वांट टू बी 100% श्योर, ये स्ट्रैटेजीज हमेशा लॉन्ग टर्म होती है, शॉर्ट टर्म नहीं होती। ठीक है, उसके लिए इस इंडिविजुअल को, आज ये 25 साल का है इंडिविजुअल, इसको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले, क्या 25 साल में ये बहुत ज़्यादा पढ़ाई में इन्वेस्ट कर सकता है? क्या इसका माइंड होगा पढ़ाई में होगा या कमाने में होगा? ठीक है, अभी 25 साल का है, इसको कुछ भी नहीं आता, इसको मतलब ABCD टाइप भी नहीं आता, और जो है इसका दिमाग होगा कि भाई एटलीस्ट मैं अपनी घर जो है उसको तो चला सकूं। ठीक है, इसकी शादी हो रखी है, इसके 2 बच्चे हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ कितना कमाता है जी? 5,000 रुपये। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं कमाता। 5,000 में ये अपना खाना पीना और घर पे रहने का खर्चा चलाता है। बट इसका विजन जो है वो लॉन्ग विजन, इसका जो लॉन्ग विजन है वो लॉन्ग विजन ये है जी, मुझे अमीर बनना है। और अमीर बनने का सिर्फ एक सॉल्यूशन है, नॉलेज। ठीक है, इस बंदे का ये विजन क्लियर है कि अमीर बनने का सिर्फ एक सॉल्यूशन है, नॉलेज। अब क्या ये अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा सकता है? गाइस, क्या ये अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा सकता है? इसका विजन क्लियर है और इनकम इसके पास है नहीं। क्या ये अपने बच्चों को एनवायरनमेंट दे सकता है कि भाई तुम जो है बाकी ये काम पे ध्यान मत लगाओ, सिर्फ पढ़ो? ये दो चीजें ऐसी हैं जिनका पैसे से कोई रिलेशन नहीं है। इसने बचपन से अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल या जहाँ पे भी बिना पैसे के पढ़ाई हो सकती है स्कॉलरशिप वगैरह पे, वहां पे डलवाया। उनको पूरा का पूरा एनवायरनमेंट दिया कि भाई तुम पढ़ सको। हाँ, उसके लिए ये अच्छी ट्यूशंस नहीं अरेंज कर पाया, उसके लिए ये अच्छे क्या कहते हैं कपड़े नहीं अरेंज कर पाया, उसके लिए ये एग्जाम्स में बहुत हाई क्लास जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर पाया। तो इसके बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के बाद में एक नॉर्मल कॉलेज में गए। जा सकते हैं नॉर्मल कॉलेज में, बहुत हाई फाई कॉलेज में नहीं गए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं तो बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड ऑफ पढ़ाई भी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा हेल्प भी नहीं दे पाया। फाइनेंशियल हेल्प की बजाय इसने बाकी सारी हेल्प दी, तो नॉर्मल कॉलेज चले जाएंगे गाइस। नॉर्मल कॉलेज में मैं सिर्फ बैचलर करा रहा हूँ, मास्टर्स नहीं करा रहा। नॉर्मल कॉलेज में वाले B.Com BA टाइप जा सकते हैं ना, इतना तो पढ़ सकते हैं ना कि वो कॉरेस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन कर लें या फिर वो रेगुलर में किसी नॉर्मल कॉलेज से कर लें। ठीक है, अभी मैं इसमें ना इन्फ्लेशन नहीं ला रहा, अभी इस कहानी में इन्फ्लेशन मत लाना। वो 5,000 वाला बंदा जिंदगी भर 5,000 ही कमाएगा, इन्फ्लेशन का शेड्यूल इसमें खत्म करते हैं।
अब ये बंदा जब निकलेगा बीकॉम करके तो ये 25 साल वाला बंदा कितने का होगा? ये 25 साल वाला बंदा 45 का हो चुका होगा। 20 साल में जब निकले तो ठीक है। 45 ईयर्स तक ये बंदा सिर्फ 5,000 रुपये कमा रहा था, बट इसने अपने दो बच्चों को जो है वो अपना मैक्सिमम नॉलेज से कैपेबल कर दिया। इसमें इसको थोड़ा बहुत उधार भी लेना पड़ा, तो इसने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा बहुत उधार ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो इसने उधार लिया माइट भी, चलो इसको 1,000 रुपये हर महीना उधार लेना पड़ा। एक महीना 1,000 रुपये हर महीना उधार लेना पड़ा, तो 12 महीने में कितना उधार हो गया? 12,000। 20 साल में कितना उधार हो गया? ऑलमोस्ट 2.5 लाख, ठीक है। तो इसको 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख कुछ उधार पे पैसा लेना पड़ा। फाइन, इसने अपने बच्चों को कैपेबल बना दिया। अब ये जो बीकॉम बंदा कर रखा है, ये इसको ऑलमोस्ट कितनी की जॉब मिल जाएगी? एवरेज जॉब की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग जॉब की नहीं, जो पूरी जिंदगी भर ये चलता रहे। एवरेज जॉब का मतलब होता है कि 2, 3, 4 साल बाद करने के बाद उसकी एक एवरेज इतनी की जॉब लग जाएगी। स्टार्टिंग जॉब की नहीं बात कर रहा, क्योंकि वो जिंदगी भर वही स्लैब लेना है ना, हमको हमको वो स्लैब बढ़ाना कम करना नहीं है ना। हम मान के चलते हैं 30,000 ऑन एन एवरेज, 30 to 40 के, ठीक है। स्टार्टिंग 10,000 से हुई, मीडियोकर आके 20, 30, 40 हो गई, फिर थोड़ा सा लास्ट स्टेजेस पे बढ़ के 50, 60 हो गई, तो एवरेज मान के चलते हैं कि 30 to 40,000 पर मंथ। इसके फादर की तो अभी भी कितनी है? 5,000। लेकिन इसकी कितनी हो गई? 30 से 40 साल, ठीक है। लेकिन एक चीज समझोगे बच्चों, इसने अभी भी अपनी वो फिलॉसफी नहीं छोड़ी, अभी अमीर नहीं बनाए इसने। वो जो ये इनिशियली स्टार्टिंग वाला बंदा था ना, ये बहुत लॉन्ग टर्म वाला बंदा था। इसने अभी भी अपनी फिलॉसफी नहीं छोड़ी। इसने कहा बेटा मैं तेरे को इतना पढ़ा पाया, अब जो तेरे बच्चे हैं ना दो, इनको अब तू डाल प्राइवेट स्कूल, इनको तू डाल प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट ट्यूशंस, एंड द एम इज सेम, टू एनहांस द नॉलेज। ये जब बंदा 30,000 से 40,000 जो कमा रहा है, ये बंदा प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट ट्यूशंस, पूरी की पूरी एनवायरनमेंट बच्चों को देगा, क्योंकि इसके फादर ने बोला कि बेटा मेरे को एक चीज चाहिए, पैसा तू कम कमा ले इट्स ओके, बट मुझे चाहिए कि तू अपने बच्चों को करा। अब जो इसके फादर को थोड़ा बहुत पैसा लेने की जरूरत पड़ी थी, क्या इसको वो पैसा लेने की जरूरत पड़ेगी, या अपने पैसे से ये इतना इन्वेस्ट करके निकाल सकता है कि अपने बच्चों को पढ़ा ले? इसके पास इतना पैसा है कि अपने बच्चों को पढ़ा भी सकता है और फादर का लिया हुआ लोन भी उतार सकता है। जब इसने प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाया, प्राइवेट ट्यूशंस में पढ़ाया, बेस्ट टू बेस्ट इसने उन बच्चों को क्या कहते हैं स्कॉलरशिप दी। बचपन से एक एम है कि बेटा तू पढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ तू पढ़ेगा, तेरा और कोई एम नहीं है नॉलेज लेनी है। अब ये हाईली क्वालिफाइड निकलेंगे? डॉक्टर्स, सीए, इंजीनियर्स, एमबीएज, ये निकलेंगे ये लोग, ठीक है। इन लोगों की एवरेज सैलरी होगी 2 लाख पर मंथ। प्रेम अगर ज्यादा अच्छा नहीं होगा तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, दो में से एक की एवरेज आएगी। और क्या पता ज्यादा अच्छा हो गया तो जो फर्स्ट स्टेज वाला है, जिसकी हमने 30,000 रुपये लगाई, क्या पता वही 3 लाख पे आ जाए। हमने यहाँ पे दो दो बच्चे लगाए ना ऑन एन एवरेज, तो अगर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ तो ये फर्स्ट स्केल पे ही 3 लाख पे आ जाएगा। ज्यादा एवरेज हुआ तो इस दो में से जो होगा वो एक आ जाएगा। अभी तो मैंने इस दो बच्चों में से एक की एवरेज लगाई, तो सोचो इस दो के दो दो बच्चे होंगे तो चार बच्चे हो जाएंगे, और हर बच्चा 2-2 लाख कमा रहा है, तो 8 लाख रुपए पर महीने की इनकम आ रही है उसकी, ठीक है। तो हम एवरेज बेसिस पे लगा रहे हैं कि वो फर्स्ट साइकिल पे भी हो सकता था, सेकंड में सेकंड साइकिल पे हो जाएगा, या इन दैट केस कोई बहुत बेकार रहा तो थर्ड साइकिल पे हो जाएगा। इस बंदे की एज कितनी हुई 20 साल बाद? 65 ईयर्स।
ये जो पर्सन था जिसने 25 साल का जब था ये सोचा था कि भाई मैं जो है अमीर बनना चाहता हूँ, जब ये बंदा 65-70 ईयर्स का हुआ तो इसके बच्चे 2 लाख रुपए पर महीने कमा रहे थे, इंटू 4 बच्चे 8 लाख पर मंथ। ठीक है, ज्यादा भी कमा सकते हैं, थोड़ा बहुत कम भी कमा सकते हैं, दिस इज अ स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ कि क्या कोई रिस्क है? इसने कोई भी रिस्की काम करा? ठीक है, सक्सेस की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 8 लाख की जगह 4 लाख पे रह जाए और 8 लाख की जगह 15 लाख पे हो जाए, दिस मच डिफरेंस इज देयर। बट ऐसा तो नहीं होगा ना कि इस फिलॉसफी से वो 4 लाख से भी कम पे रह जाएगा। उसकी सिर्फ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी है, भाई हमारा एम कहीं पे नहीं जा रहा, हमारा एम है कि तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, तुम्हें उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है, सिंगल एम। तो जब मेरा सिंगल एम है और सिंगल एम के अलावा मेरा कोई एम ही नहीं है, तो इन दैट केस मैं तो उस फिलॉसफी के लिए 110% लगा रहा हूँ ना। ठीक है, अब यही एक फिलॉसफी है जिस फिलॉसफी के अंदर हम बोल सकते हैं देयर इज 110% ग्रोथ। इसी एक फिलॉसफी की तरीके से 40 साल 50 60 साल साल का टाइम ड्यूरेशन है, जिस टाइम ड्यूरेशन पे यू कैन बिकम 110% रिच एंड प्रॉस्पेरस। यही फिलॉसफी मैं कंट्री पे करता हूँ। हमारी 1947 पे जो कंट्री थी वो कंट्री थी आपकी बिना पैसे के, बिना डेवलप्ड, बिना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के। जब हमारे पास पैसा ही नहीं था तो हम उस टाइम पे बिना पैसे के डेवलपमेंट के लिए सोचे ना तो कर ही नहीं सकते। वी हैव टू इन्वेस्ट इन अवर इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव टू इन्वेस्ट इन आवर हेल्थ सेक्टर, वी हैव टू इन्वेस्ट इन अवर क्या कहते हैं एजुकेशन सेक्टर, वी हैव टू इन्वेस्ट इन अवर ह्यूमन रिसोर्सेज। एक कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीजें जरूरी होती हैं। जैसे उसके बच्चे इंपॉर्टेंट थे, एक कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो जितना सॉलिड होगा, उसका ह्यूमन रिसोर्स जितना सॉलिड होगा, उतना ज्यादा वो ग्रोथ कर जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, अब जब हमारे पास उसके लिए पैसा नहीं है, मेरे पास कोई एसेट्स भी नहीं है कि मैं बेचूं, ठीक है, तो मुझे उसके लिए लोन लेना पड़ेगा, लाइबिलिटी लेनी पड़ेगी। बट सोचो, अगर मैं लाइबिलिटी ही ना लूं, लोन ही ना लूं, और मैं सोचूं कि मैं ग्रोथ कर जाऊं, तो क्या बिना पैसा लिए मैं इन चीजों में इन्वेस्ट कर सकता हूँ? अगर ये बंदा ये 2.5 लाख ना लेता, जो इसने ये 2.5 लाख लिए, तो ये बिना 2.5 लाख लिए कहीं पे ग्रोथ कर पाता? ये अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाता बिल्कुल भी। तो ये 2.5 लाख लेना इसके लिए मजबूरी थी कि मेरे को एक बेसिक चीज देनी है, वो मेरे लिए जरूरी है कि मेरे बच्चों को मेरा एम है कि पढ़ा दूं। उसको पता है कि आज से 30 साल 40 साल बाद मेरा बच्चा इतना कैपेबल हो जाएगा कि आज का थोड़ा सा लिया हुआ लोन वापस चुका देगा, और तब उसकी इनकम इतनी ज्यादा होगी कि ये लोन अमाउंट मेरे को कुछ लगेगा नहीं। बट अगर वो उस 2.5 लाख से बच्चे को पढ़ा रहा है तो 2.5 लाख रुपए इज वेरी मच बेनिफिशियल। बट अगर वो इस 2.5 लाख को लेके खाना खा देता है और बस कंज्यूम कर लेता है और खत्म कर देता है, देन दिस 2.5 लाख इज वेरी बैड। ठीक है, तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि इफ आवर एक्सपेंडिचर्स आर हाई, ठीक है, इफ आवर लाइबिलिटीज आर हाई, बट वो पैसा हमारी फ्यूचर ग्रोथ और फ्यूचर प्रोस्पेरिटी के लिए यूज हो रहा है, देन द लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस आर गुड, बिकॉज दैट इज द ओनली फिलोसफी जिसके थ्रू हम ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन अगर वही पैसा जो हमारी लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस हैं, वही पैसा हम अपने डे टू डे रनिंग के लिए यूज कर रहे हैं, अपने खाने के लिए यूज कर रहे हैं, हमारे डे टू डे इंफ्रास्ट्रक्चर सैलरीज के लिए यूज कर रहे हैं, दैट इज बैड। बिकॉज वो हमारी आज की तो एक्सपेंसेस को बढ़ा रहा है, प्लस वो हमारे फ्यूचर के जो उसके ऊपर इंटरेस्ट बर्डन होगा उसको भी बढ़ा रहा है। सो दैट्स व्हाई एक्सपेंसेस लॉन्ग टर्म में हमको कम जो है वो सिर्फ वही वाले करने चाहिए जो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। अगर हमने डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स कर दिए तो ये जो बंदे का साइकिल था वो रुक जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस ज़्यादा होने की वजह से हम इकोनॉमी को रोकते नहीं हैं। एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं तो हमको जो है ये देखना है कि हमारे डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स हैं या नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स हैं। ठीक है, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स फ्यूचर जो ग्रोइंग कैपेसिटी होती है, वो फ्यूचर ग्रोइंग कैपेसिटी अर्न होगी तो हम ऑटोमेटिकली रिफंड कर देंगे। स्ट्रैटेजी क्लियर है बच्चों? कोई है जिसको डाउट है? ठीक है, सो अगर मेरा क्वेश्चन होता है आर आर लोन्स एंड लाइबिलिटीज ऑलवेज बैड,
कब बैड नहीं होती? कब बैड नहीं होती? When the amount taken in the expenses or the amount taken in the infrastructure is used for developmental purpose, तब वो हमारा बेकार नहीं होता। अगर हम उसको डे टू डे एक्सपेंस में करते हैं तो बेकार होता है। ओके, सो माय क्वेश्चन इज अगेन, इज डेफिसिट डेफिसिट बजट जो ये हमारा है, इज डेफिसिट बजट ऑलवेज बैड? नो। If the expenditures which are higher are used generally for developmental expenditures, in that case deficit budget is not bad. But if the expenditures on the deficit budget is due to the day-to-day expenses, then we cannot afford the deficit budget. तो हमारी कहानी में जैसे उसने अपने या तो इनकम से काम करा, या अपने एसेट्स बेचे, या लाइबिलिटीज ली अपने एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो कहता है जी मैं एक्सपेंडिचर्स नहीं रोकूंगा वरना मेरे बच्चे कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी वही हुआ। तो डेफिसिट बजट जो है वो वैसे बेकार होता है। हमको कोशिश करनी चाहिए कि उसका अपना पैसा खर्च हो सकता है तो अपना करें, बाहर से बोरो ना करें। बट अगर आप ग्रोथ कर रहे हो, डेवलपमेंट पे खर्च कर रहे हो, तो बाहर से बोरो करने में भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज उसके अलावा कोई और शॉर्ट स्ट्रैटेजी नहीं है जिसके बेसिस पे हम बोले। अभी ना इट्स नॉट अबाउट सही काम। सही काम खाना खाना गलत काम नहीं है। ये नहीं बोल सकते कि भाई वो खाना खा रहा है तो गलत काम कर रहा है। हम ये नहीं बोल सकते कि इन दैट केस वो जो है उस पैसे से क्या कहते हैं अपने बच्चों के लिए कुछ सामान खरीद रहा है तो गलत काम कर रहे हैं। हमारा मेन पर्पज है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, सही काम और गलत काम से डिफाइन नहीं कर सकते। किसी का पैसा पड़ा है, वो सिगरेट पी रहा है, तो इन दैट केस दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, उससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इससे डेट ट्रैप हो सकता है, बट डेट ट्रैप के लिए आप फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हो ना, तो आप डेट को उससे पे ऑफ करोगे। डेट ट्रैप कब होता है? जब आप फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहे होते और जो डेट आ रहा होता है वो फंसता जाता है, फंसता जाता है, फंसता जाता है। यहाँ आप डेट जो फंस गया उसको फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा के वहां से निकाल दो। ट्रैप में फंसने का मतलब कि मैं एक जगह फंस गया जिसका कोई बाहर निकलने का सॉल्यूशन नहीं है। मैं फ्यूचर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो 20 साल बाद मेरा बाहर निकलने का सॉल्यूशन तो ऑटोमेटिकली मिल रहा है ना। 20 साल बाद तो मैं उस जो बाहर निकलना है उसको ऑटोमेटिकली सॉल्व कर ही लूंगा। मुझे पता है कि आज मैंने यहाँ पे उधार लिया है, 20 साल बाद मेरा बेटा पढ़ लेगा, मेरे मेरे जो इकोनॉमी के लोग होंगे वो इतने कैपेबल हो जाएंगे कि जब उनसे टैक्स आएगा तो मैं ऑटोमेटिकली रिफंड कर दूंगा। देखो, हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, वर्ल्ड बैंक से लोन लेके हमने कॉलेजेस खोले, स्कूल्स खोले। अब अगर कॉलेजेस और स्कूल्स खोल रहे हैं तो लोग उसके अंदर पढ़ेंगे ना। लोग अगर उसके अंदर पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद उनका मेंटल डेवलपमेंट होगा। मेंटल डेवलपमेंट होगा तो या तो वो जॉब करेंगे या वो बिजनेस करेंगे। जॉब करें या बिजनेस करें, दोनों करने से ही हमको बाहर से फॉरेन कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट भी आएगी, प्लस वो लोग जो है वो टैक्स भी देंगे। तो जब बाहर की कंट्री से पैसा भी आएगा और टैक्स भी मिलेगा तो उससे जो मैंने लोन लिया हुआ है वो मैं फ्री पे कर दूंगा। सिंपल सा स्ट्रैटेजी कि भाई जब बच्चा कमाने लगेगा, मैंने वो पैसा लेके स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स में डाला। अब स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल से जो इनकम जनरेट हो रही है, जो 20 साल बाद लोग उससे निकलेंगे और वो कुछ ना कुछ तो कमाएंगे, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट के पास तो ऑटोमेटिकली पैसा आ जाएगा ना। क्लियर गाइस? ओके, तो आप एक चीज देखो, आज की डेट में गवर्नमेंट कह रही है हम 20 लाख करोड़ का आपको वो देंगे, पैकेज देंगे इकोनॉमी को सर्वाइव करने के लिए। बोला गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब ये सेम स्ट्रैटेजी है कि 20 लाख करोड़ अगर गवर्नमेंट सबके खाते में डाल देगी तो लोग क्या करेंगे? खाना पीना खा के खत्म कर देंगे। मेरे को यूज आया, मैंने 5,000 मार्केट में गए, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने खा पी के खत्म कर दिया। उस 20 लाख करोड़ की जीरो हो जाएगी। बट अगर गवर्नमेंट कहती है जी मैं हर डेवलपमेंटल सेक्टर को पैसा दूंगी, आपको आपको अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है, पैसा ले लो। आपको न्यू बिजनेस ओपन करना है, पैसा ले लो। आपको अपने एम्प्लॉयज को बताना है, पैसा ले लो। आपको अपनी क्या कहते हैं अपने बिजनेस को के लिए आपका पैसा नहीं बचा हुआ है, अटका हुआ है, पैसा ले लो।
तो 20 लाख करोड़ गवर्नमेंट कहती है कि मैं इमीडिएट एकदम से खर्चे के लिए नहीं दे रही, मैं 20 लाख करोड़ को जहां जहां पे डेवलपमेंट हो सकती है ना उससे दूंगी। अब जिस बंदे ने डेवलपमेंट के लिए पैसा लिया, उसमें से मान लिया कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, बट मोस्टली लोग जो होंगे उनका ऑलरेडी बिजनेस सेटअप है, बट कोरोना की वजह से या किसी भी सिचुएशन से वो अब पैसा नहीं बचा, मार्केट में कस्टमर नहीं बचा। वो कह रहे हैं जी 4 महीने बाद वापस चालू करूंगा, तो वापस मेरे पास कस्टमर आ जाएगा जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। तो बट मेरे पास 4 महीने बाद पैसा नहीं था गवर्नमेंट का, ये लो पैसा। तो क्या वो बंदा 1 साल बाद गवर्नमेंट को विद इंटरेस्ट देने की कैपेसिटी में आ जाएगा? गवर्नमेंट के पास विद इंटरेस्ट देने की कैपेसिटी में गाइस आ जाएगा, नहीं आ पाएगा? अब गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया, वो पैसा गवर्नमेंट के पास वापस भी आ गया। वो बंदा जो है, वो पर्सन जिसने लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट जो था वो भी वापस आ गया, प्लस वो बंदा कमाने की कैपेसिटी में आ गया, और अब वो रेगुलर बेसिस पे टैक्स भी दे सकता है। अगर वही गवर्नमेंट बोलती थी ये लो 5,000 रुपए आप खाना खा लो, 20,000 करोड़ था, वो 20 लाख करोड़ वो भी गया, उस बंदे ने खाना खाया, उसका उस टाइम पे तो 1 महीने के लिए पेट भर गया, बट वो अगले 1 साल में ना तो इंटरेस्ट दे पाया, ना अगले 1 साल में वो लोन वापस दे पाया, और ना उसकी कोई ऐसी इनकम बनी जिसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स मिले। सो दैट्स व्हाई कभी भी कोई भी आपका कोई भी पर्सन बोले इफ एनी इनकम इज डायरेक्टली गिवन टू यू विदाउट एनी डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स, वो कभी भी अच्छी इनकम नहीं होती। जैसे अगर हम बोलें कि अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी में रिबेट मिलती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे माफ हो जाते हैं, क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ होने से हमारा कोई भी डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हो रहा है या नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हो रहा है? अभी ना कौन सा डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर गवर्नमेंट ने माफ करा, तो वो 500 रुपये तुम्हारे पास बच गए। अब वो 500 रुपये जो तुम्हारे पास बच गए, वो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कैसे हुआ भाई? गवर्नमेंट ने कहा जी 500 रुपये से नीचे का बिल आएगा तो मैं इसको बिजली कंपनी को मैं दे दूंगी। अभी ना आपको क्या पता वो 500 रुपये से क्या कर रहा है? क्या पता 500 रुपये से मैकडी का बर्गर खा रहा हो। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के लिए तो अगर आपने खर्चे के लिए पैसे दे दिए तो जरूरी थोड़ी है कि पूरी दुनिया डेवलपमेंट में लगाए। दुनिया तो जो है वो जहाँ पे उसको लगेगा 500 रुपये बचा वहाँ खर्च कर देगी वो। माइट भी शायद 2% से 3% लोगों शायद वो डेवलपमेंट में लगाएं, बाकी तो कहेंगे जी मेरे पास पैसा बचा हुआ है मैं डेली बेसिस में यूज करता हूँ। गवर्नमेंट ने 500 करोड़ रुपीस मान लो आपका जो है, प्रेम जितने भी हमको कंसेशंस मिलते हैं ना, ये सारे के सारे कंसेशंस सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स होता है। अदरवाइज आप अगर कभी देखो तो जो कंसेशंस होते हैं वो कंसेशंस की बजाय, अगर वही पैसा मान लो जो एक कंसेशन हमको मिला, वही 500 करोड़ हर महीने गवर्नमेंट को बिजली कंपनी सस्ता थोड़ी कर रही है। बिजली कंपनियां तो पैसा ना ले तो भी मुझे समझ में आता है। हमारा ही कोई भी गवर्नमेंट हो, वो कहती है जी मैं आपको, वो लोगों से मत लेना मैं दे दूंगा। अब जो गवर्नमेंट ने बिजली कंपनी को पैसा दे दिया वो एक्चुअली हमारे ही टैक्स का पैसा है, अपनी जेब से तो कहीं से लाए नहीं। और जो पैसा दिया वो पैसा बिजली कंपनी के पास गया, खत्म। इट डजंट लीड्स टू एनी डेवलपमेंट। ठीक है, वही 500 करोड़ अगर लोगों को लोन के फॉर्म में दिया जाए और उनको बोला जाए जी आप इसी पैसे से अपने छोटे छोटे से शॉप्स खोलो, छोटी छोटी सी फैक्ट्रीज खोलो, हर महीने 500 करोड़ मैं आपको लोन के फॉर्म में दूंगी, साल का मैं आपको 6,000 करोड़ रुपीज दूंगी, जिसके वजह से आप धीरे धीरे बिजनेसेस खोलो। माइट भी कुछ लोग फेल होंगे, माइट भी कुछ लोग जो है वो नहीं मिलेंगे, बट सोचो कि अगर मैंने 500 करोड़ रुपीज आपका 50-50 हजार करके भी दे दिया, तो आपका ऑलमोस्ट मैं हर महीने 4 से 5 हजार लोगों को लोन दे रहा हूँ। हर महीने 4 से 5 हजार लोगों को लोन दे रहा हूँ, तो इन दैट केस मैं साल भर में भी अगर बात करूँ तो साल भर में मैंने 40-50 हजार लोगों को लोन दे दिया इस पैसे से। वो लोग जो है वो अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे, 4 लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, 4 लोगों की इनकम बढ़ेगी, और वो पैसा अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास साल भर में वापस भी आ जाएगा। तो इन दैट केस मैं हर महीने उनको बस पैसा दूं और वो पैसे को यूज करें और खत्म करें। इससे बेटर तो गवर्नमेंट का पैसा वापस आया,
लोगों की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी, लोगों की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी तो उस केस के अंदर जो लोग हैं वो लोग भी अपना फ्यूचर जो जो पैसा कमा रहे हैं वो 500 रुपए की सब्सिडी से बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इन केस कंसेशंस हमें शॉर्ट टर्म के लिए दिए जाने चाहिए कि आपके पास आज पैसा नहीं है, इमीडिएटली हेल्प की जरूरत है, लो इमीडिएटली खाना खा। ठीक है, आज की डेट में लोग काम भी नहीं कर सकते तो हम कहते हैं जी ये 5,000 रुपए लो, खाना खा लो। लेकिन अगर आप उसको लॉन्ग टर्म पे डाल दोगे कि लॉन्ग टर्म रेगुलर बेसिस पे आपको 2 साल 4 साल 6 साल तक कंसेशन मिलता ही रहेगा, इट डजंट लीड्स टू एनी बेनिफिट फॉर द इकोनॉमी। ठीक है ना, वो इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी डंप ही हो जाती है। बिकॉज सेम लॉजिक दैट डेफिसिट बजट, कि आप अगर कहीं पे भी खर्चा कर रहे हो दैट खर्चा इज फॉर द एक्सपेंडिचर और इज फॉर द डेवलपमेंट, यस इट इट लीड्स टू क्या कहते हैं हमारा इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट में वो यूज आएगा, हमारी इकोनॉमी हमेशा प्रॉस्पेरस होती है। एनी मोर क्वेश्चंस? किसी का और कोई क्वेश्चन बचा है इसके अंदर? ओके फाइन। तो गाइस ये मैंने आज तो कुछ टॉपिक आगे कंटिन्यू नहीं करा, बट ये है कि जो भी मैंने ग्लिम्स बताया ना आपको डेफिसिट बजट के अंदर वही सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। हाँ बताओ। अगर एक्सपेंडिचर मेथड में सिंपल सेल्स परचेज दी होगी तो नेट एक्सपोर्ट्स नहीं लेंगे, अगर इंडिविजुअल फर्म की या डोमेस्टिक सेल्स परचेज ली होगी तो नेट एक्सपोर्ट्स लेंगे। कल के पेपर का क्वेश्चन मेरे को अभी याद नहीं है तो अभी मैं उसके बारे में बता नहीं पाऊंगा। ध्यान से देख लेना, अगर सिंपल सेल्स परचेज है तो इसका मतलब उसमें इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी एडेड है। अगर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि एक स्पेसिफिक फॉर्म है या डोमेस्टिक है तो अलग से फिर ले लें।